नमस्कार। आप देख रहे हैं खबरों की दीवार सीजीवाल। मैं रुद्र अवस्थी, आपका स्वागत है हमारे इस खास शो में, जिसमें हम छत्तीसगढ़ में होने वाले विधानसभा चुनाव की बात करेंगे। चुनाव में बातचीत के लिए हमेशा की तरह हमारे साथ हैं सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता, जाने माने सोशल एक्टिविस्ट और चुनावी पंडित, चुनाव के जानकार सुदीप श्रीवास्तव भाई। नमस्कार। छत्तीसगढ़ में चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है और बीजेपी की 85 उम्मीदवारों की लिस्ट भी सामने आ गई है। बीजेपी ने पहले अगस्त में ही 21 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की थी। अभी हाल ही में 64 उम्मीदवारों के नाम सामने आ गए हैं। इस तरह से 85 उम्मीदवारों के नाम सामने आए हैं। सुधीर भाई, आपका स्वागत है हमारे शो में। धन्यवाद। और हम धन्यवाद। आज बीजेपी की लिस्ट के सिलसिले में ही बात करेंगे। सबसे पहला सवाल तो यही है कि ये जो लिस्ट आई है 85 जो अभी सामने है, 5 सीटों पर अभी फैसला नहीं हुआ है, इसमें आपको लगता है कि किस चीज़ पर खास फोकस किया गया है, ऐसा लगता है आपको? देखिए, खास फोकस तो इस चीज़ पर किया गया है कि पिछले 4.5 साल से जो हल्ला उड़ा रहा था कि जितने पुराने बड़े नेता हैं सबकी टिकट कटेगी, खासकर जो चुनाव हार गए हैं उनकी टिकट तो पक्का कटेगी। तो लिस्ट देख के ये समझ में आता है कि बीजेपी किन्हीं कारणों से वो हिम्मत नहीं जुटा पाई और इसके पीछे हो सकता है कि कर्नाटक का रिजल्ट हो, जहाँ पर बुरी कदर हारी वो नए लोगों को टिकट देकर, या 21 लोगों की जो लिस्ट जारी हुई पहली और उस पर जो बहुत ही ठंडा रिस्पांस लोगों का रहा, जिसमें ज़्यादातर नए लोग थे, उसको देख के हो सकता है बीजेपी ने तय किया हो। और कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि जो प्रधानमंत्री मोदी की सभाओं में अपेक्षित भीड़ नहीं आने के कारण भी उन्होंने शायद ऐसा किया है। तो जो पहला बिग टेक अवे है वो यही है कि अब बताइए, आप 13 लोग मंत्रिमंडल में थे रमन सिंह के, एक को छोड़ के लगभग सभी चुनाव लड़ रहे हैं। परिवारवाद की पार्टी बात करती है पार्टी। खैरागढ़ में सगे भांजे विक्रांत सिंह को टिकट दे चुकी है रमन सिंह के, और बगल की सीट में मामा रमन सिंह भी लड़ेंगे। ये मतलब ऐसा मामला नहीं है कि 300 किलोमीटर एक जिला है जहां पर मामा भांजा अपने दम पर नेता है और मामा दूसरे जगह अपने दम पर नेता है। तो यहाँ तो बिल्कुल एक दूसरे को टिकट उन्होंने दिलाया और लड़ रहे हैं। उद्देश्वरी पैकरा हैं, वो सिद्धनाथ पैकरा की धर्मपत्नी है। सुनीति राठिया हैं, वो ओम प्रकाश राठिया की धर्मपत्नी है। जूदेव जी के परिवार का तो और भी वो है कि जूदेव जी का एक लड़का चुनाव लड़ रहा है कोटा से, उनकी बहू भी चुनाव लड़ रही है, और जूदेव जी का जो भाई है वो बोल रहा है कि मुझे टिकट नहीं दिया इसलिए मैं नाराज हूँ। तो इसमें परिवारवाद बिल्कुल क्लियर दिख रहा है। पुराने हिसाब से देखें तो अमर अग्रवाल भी हैं, केदार कश्यप भी हैं। तो बीजेपी की सूची जो उसने, जिसको बोलते हैं ना नई बीजेपी, मोदी की बीजेपी, अमित शाह मोदी की बीजेपी, उसमें जो टिकट बांटने के पैमाने हैं वो इस लिस्ट में कहीं भी दिखाई नहीं देते। ये लिस्ट ऐसा लगता है कि आज से 15-20 साल पुरानी बीजेपी की लिस्ट है। तो जो बात हो रही थी कि नए चेहरे सामने लाने वाली है बीजेपी बड़ी संख्या में, उसको लेके चर्चा भी पिछले समय से थी। बीजेपी ने जिस तरह से नए प्रदेश अध्यक्ष को सामने लाया, नेता प्रतिपक्ष बदला, उसके बाद एक बदलाव का जो सिलसिला शुरू हुआ था, उसकी कोई झलक दिखती है बीजेपी की लिस्ट में? यही मैं कह रहा हूँ कि हालांकि उसमें अभी भी 43 लोग नए हैं, पहली बार चुनाव लड़ेंगे, लेकिन वो तो 68 जगहों पर, 68 क्यों, बीजेपी तो 75 जगहों पर चुनाव हार गई थी। तो 43 उस हिसाब से बहुत ही कम संख्या है। ये बिल्कुल क्लियर है। अब देखा जाए तो केवल अध्यक्ष उन्होंने नया रखा, नेता प्रतिपक्ष भी वो नया नहीं बना पाए। वो जो पुराने विधायक में से ही एक उन्होंने चुन के नेता प्रतिपक्ष बनाया, जबकि हरियाणा में तो पहली बार के विधायक को मुख्यमंत्री बनाया है, एक बार के विधायक पुष्कर सिंह धामी को उत्तराखंड में मुख्यमंत्री बनाया है। तो यहाँ भी वो हिम्मत नहीं कर पाए हैं यहाँ। और ये भी है कि जो प्रदेश अध्यक्ष के ऊपर उन्होंने जिन पर दांव लगाया, ये भी शायद है कि प्रदेश अध्यक्ष के रूप में वो उनके काम से उनको अपेक्षित जो सफलता मिलनी थी वो दिख नहीं रही है। अच्छा, अब कोई भी चुनाव होता है, लिस्ट आती है, तो एक
साफ एक शब्द पिछले कुछ समय से बड़ा चर्चित रहता है, सोशल इंजीनियरिंग। छत्तीसगढ़ की अगर बात करें तो यहाँ पर पिछले 5 साल की राजनीति पिछड़ा वर्ग पर ज़्यादा केंद्रित रही है, खासकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का जो नेतृत्व है। इससे ये चुनौती है बीजेपी के लिए। इसका मुकाबला करने की कितनी कवायद जो है ये इस लिस्ट में दिखाई देती है? देखिए, बीजेपी हमेशा ओबीसी प्रत्याशी 51 सीटें जनरल है, 39 तो रिजर्व है, तो उसमें तो प्रश्न ही नहीं उठता, वो उसमें SC ST आ रही हैं। जो 51 सीटें जनरल हैं उसमें बीजेपी हर चुनाव में, आज से नहीं लगभग 2003 से हर चुनाव में ओबीसी प्रत्याशी 2-3 1-2 ज़्यादा ही देती है कांग्रेस से। पिछले बार भी 28 बीजेपी के ओबीसी थे और 26 कांग्रेस के थे। लेकिन बात ये नहीं है कि उनको टिकट देती है, बात यह है कि जो सरकार बनती है तो जो सरकार का चेहरा है उसमें ओबीसी दिखाई नहीं देते। आप 4-5 नेता जो उच्च वर्ग से आते हैं और वो भी किसी एक विशेष जाति से, उनके पास ही सारे मंत्रालय, प्रमुख मंत्रालय रहते आए हैं। तो ये मैसेज कि बीजेपी ने ओबीसी को महत्व दिया है वो कहीं खो जाता है। आज भी मैं मानता हूं कि ये 28 ओबीसी 29 ओबीसी अभी तक दे चुके हैं। 5 जो जनरल सीटें बची हैं, पंडरिया, बेलतरा, कसडोल, अंबिकापुर और एक और है बेमेतरा, इसमें कम से कम 3 ओबीसी और आएंगे। मतलब पहली बार छत्तीसगढ़ में किसी पार्टी के 30 से ज़्यादा ओबीसी प्रत्याशी लड़ेंगे। लेकिन कांग्रेस के अगर उससे 3-4 कम भी रहेंगे ना, तो कांग्रेस का चेहरा ही ओबीसी है, कांग्रेस का गृह मंत्री ओबीसी है, कांग्रेस के कई पावरफुल विभाग, सरकार के कई पावरफुल विभाग ओबीसी मंत्रियों के हाथ में है। नहीं, तो बीजेपी ने भी तो अपोजिशन लीडर तो पहले उनके धर्मलाल कौशिक थे, अब नारायण चंदेल ओबीसी हैं। प्रदेश के भाजपा अध्यक्ष अरुण साव भी ये अभी किया। मैं कह रहा हूं कि जो 15 साल सरकार थी उसमें क्या था। यानी आपका कहना ये है कि ओबीसी लीडरशिप जो डेवलप करने के मामले में जो होना चाहिए, हाँ, वो नहीं हुआ है। मतलब कंसिस्टेंटली कहीं पर इन्होंने ओबीसी लीडरशिप डेवलप नहीं होने दी। इन्होंने अपने सबसे बड़े ओबीसी नेता रमेश बैस को गवर्नर बना के भेज दिया, लेकिन रमन सिंह को गवर्नर बना के नहीं भेजा। कायदा तो ये कहता था कि रमन सिंह 15 साल CM रह चुके हैं, पहले उनको गवर्नर बना के भेजो, लेकिन इन्होंने पहले रमेश बैस को गवर्नर बना के भेजा। चंद्रशेखर साहू तो हार भी गए थे, जो दूसरे बड़े नेता थे वो हाशिए पे चले गए। जो दुर्ग के थे ताराचंद साहू, उनकी मृत्यु हो गई। तो बीजेपी में मतलब ओबीसी को दिखाने के लिए जरूर रखा है, लेकिन ओबीसी को एम्पावर किया ऐसा लगता नहीं है। पहली बार अरुण साव को अध्यक्ष बनाने के बाद लग रहा था कि शायद वो एम्पावर कर रहे हैं, लेकिन वो तब होता जब इस टिकट में, इस लिस्ट में उनकी बड़ी छाप दिखाई देती। आज इस लिस्ट में सब पुराने लोग हैं। अगर महिलाओं की बात करें और हाल में जो एक कानून पास हुआ है लोकसभा में, उसके बाद तो और भी इसकी चर्चा चल रही है। उस नज़रिए से देखें तो जो अभी लिस्ट में 85 नामों में जो महिलाओं की संख्या है वो करीब 15-15.5% के आसपास है। ये प्रतिनिधित्व कितना आप पर्याप्त मानते हैं कि बीजेपी क्या संदेश दे पाएगी कि वो महिलाओं के लिए वास्तविक में कुछ करना चाहती है? देखिए, मैं बहुत सारे इलाके में घूमता हूँ, मैंने इस विषय पर लोगों से राय मांगी, तो बहुत इंटरेस्टिंग राय सामने आई कि भैया जब अगले बार उनका रिजर्वेशन होना ही है तो उनको अगले बार देना ना, ये बार तो हमारा आखिरी मौका है। पुरुष दावेदारों का कहना है कि इन सीटों पर आखिरी बार हमको मौका है, 1/3 सीटों पर, बाद में तो ये रिजर्व ही होने वाली है। तो इस आखिरी मौके में हमने तैयारी की है, उन्होंने तैयारी नहीं की है, क्योंकि अभी 1 महीने पुरानी बात है। तो जब तैयारी हमने की है, हमारे लिए आखिरी मौका है, तो इस मौके को प्रयोग में मत बदलिए। ये बहुत सारे पुरुष दावेदारों ने मेरे को साफ साफ कहा कि क्यों महिला सीट की बात कर रहे हैं आप, जब रिजर्व हो जाएगा तो हो जाएगा, तब दीजिएगा। और अगर दूसरे तरीके से देखें तो चुनाव जीतना जरूरी है हर पार्टी के लिए। तो जब तक
पार्टी को ये भरोसा नहीं होगा कि ये महिला प्रत्याशी चुनाव जीत सकता है, तब तक वो उस पर दांव नहीं लगाएगा। तो मैं इसको परसेंटेज में नहीं बांधना चाहता। थोड़ा कंपल्शन है कि पहले बार से बढ़ो, तो बीजेपी ने अभी तक 13 दिया है, शायद 13-15 कांग्रेस भी देगी। लेकिन मुझे नहीं लगता कि इस कंपल्शन के आड़ में ये अपने विनिंग पुरुष प्रत्याशी को हटा के हारने वाली महिला प्रत्याशी को दे देंगे। तो सुनील भाई, आप तो बहुत अपने ट्रैकिंग भी करते हैं, लोगों के बीच जाते हैं, बात करते हैं। इस बार ज़्यादा वैसे तो यूपी और बाकी चुनाव में तो कई महीने पहले उम्मीदवारों का चयन भी होने की परंपरा रही है। छत्तीसगढ़ में पहली बार 17 अगस्त को बड़े बड़ी पार्टी में बीजेपी ने अपने 21 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी थी। एक लंबा समय हो गया, इसका कितना असर होता है या हो सकता है? आपको लगता है कि पहले से कैंडिडेट अगर आ जाए तो चुनाव में क्या वो ज़्यादा उसको समय मिलता है, ज़्यादा लोग? नहीं, ऐसा नहीं है। उसके दोनों चीज़ें हैं। किसी एक विधानसभा सीट में उसको बहुत आसानी से सब काम करने का मौका मिल सकता है, किसी दूसरी विधानसभा सीट में उसको इसका नुकसान भी हो सकता है। जहाँ पर दावेदार और मजबूत हैं उनको भी मौका मिलेगा कि अपने प्रतिद्वंदी को कैसे पछाड़ा जाए, उसका समीकरण सही तरीके से बिठाने में। और मुझे ये लगता है कि 17 अगस्त को पहली लिस्ट सूची जारी करने के बाद अगर दूसरी सूची जारी करने में लगभग 1.5 महीने का समय बीजेपी ने लिया, तो इसका मतलब ये है कि बीजेपी के पास भी ये असेसमेंट आ गया था कि पहली सूची जारी करने का कोई फ़ायदा नहीं हुआ। अगर ऐसा फ़ायदा दिखता तो दूसरी सूची वो हर हालत में 1 महीना पहले कम से कम जारी कर देते। अच्छा, अपन बीजेपी के उम्मीदवारों की लिस्ट पर बात कर रहे हैं, तो एक सवाल तो ये बनता है कि जो बीजेपी ने किसी को सीएम चेहरे के रूप में पेश नहीं किया है, इसका कितना पॉजिटिव नेगेटिव असर हो सकता है? आपका नज़रिया क्या कहता है? नहीं, ये भी डिपेंड करता है। अगर कोई करिश्मेटिक लीडर है जिसके नाम से वोट पड़ते हैं या जिसके पीछे बड़ी फॉलोइंग है, वो अगर है आपके पास और उसको आप सीएम चेहरा प्रोजेक्ट करते हैं तो फ़ायदा होता है डेफिनेटली। और अगर आपके पास कोई करिश्मेटिक लीडर नहीं है, मेनली संगठन के बल पे आप चुनाव लड़ रहे हैं, तो करिश्मेटिक लीडर नहीं होने पर पेश ना करना ही बेहतर विकल्प है। कांग्रेस को देखिए आप, कांग्रेस में 2008 में कम से कम, पार्टी ने तो नहीं कहा लेकिन योगी जी ने खुद घोषणा कर दी थी नेहरू चौक पे कि अगली सरकार योगी की बनेगी, और पार्टी ने उसकी खंडन या स्पष्टीकरण दिया नहीं। मतलब वो एक तरीके से माना गया कि जोगी ही सीएम का कैंडिडेट है। लेकिन उसका क्या हुआ असर? असर ये हुआ कि जोगी फिर से आएगा करके भाजपा, जो हार जाने वाली थी, वो फिर से जीत गई। पिछले बार जब भूपेश बघेल के लिए 10-12% ही आता था, टीएस सिंहदेव के लिए 7-8%, 6% ही आता था वो जो सपोर्ट बेस है, और अजीत जोगी के लिए ही 25% फिर भी आता था क्योंकि वो रह चुके हैं। तब देखिए आप, अजीत जोगी के साथ जनता नहीं गई, जनता ने कांग्रेस को जिताया। तो ये तब तक काम नहीं करता जब तक आपके पास करिश्मेटिक लीडर ना हो। सुनील भाई, अब हम बातचीत को आखिरी मुकाम की ओर ले जाते हैं और कैंडिडेट पर तो बात हुई। एक सवाल आखिर में मैं ये पूछना चाहता हूँ कि ये जो चुनाव में ये चेहरे तो सामने आ रहे हैं और 5 बचे हैं और आने वाले समय में स्थिति स्पष्ट हो जाएगी, मुद्दों को लेकर भी बीजेपी, क्या ये जो चेहरे ही उस पर भारी होंगे या मुद्दों का भी कुछ जो जनता को टच करने वाले कुछ? नहीं, बीजेपी बहुत ही ज़्यादा बेसब्री से मुद्दों की तलाश में है, मुद्दों को खड़ा करने की कोशिश कर रही है। सबसे पहले तो वो धान को जो असर है, धान की 2,500 और 3,500 रुपये कीमत का जो असर है, उसको काटने के लिए ब्लेटेंट लाई, जिसको बोलते हैं ना कि सफ़ेद झूठ तक का सहारा ले रहे हैं कि ये सारा पैसा छत्तीसगढ़ को हम दे रहे हैं तब खरीद रहे हैं। और ये सवाल का वो जवाब नहीं देते कि अगर केंद्र के योजना और पैसे से धान खरीदा जाता है तो फिर उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं खरीदा जा रहा है, जहाँ डबल इंजन सरकार है। लेकिन वो बहुत बेसब्र है। पीएससी की परीक्षा का घपला, जिसमें बहुत कम लोग अफेक्टेड हैं, लेकिन वो एक बड़े मुद्दे के रूप में सामने आया है, क्योंकि हर असफल छात्र को ये लगता है कि घपला नहीं होता तो मेरा सिलेक्शन होता। वो अलग बात है कि 80% छात्र उस योग्य नहीं हैं, लेकिन वो अपने घरों में यही कह रहे हैं
कि अगर गड़बड़ी नहीं होती तो वो मेरा होता, और इनको हक भी है कहने का। तो वो एक बड़े मुद्दे के रूप में सामने है। उसको कांग्रेस, मैं समझता हूँ, पूरी ताकत से टैकल नहीं कर पा रही है। अब आप ये सोचिए, पूरा पेंट ये कर रही है बीजेपी की कांग्रेस सरकार ने घपला किया। उस लिस्ट में जिनका सिलेक्शन हुआ है उसमें कोई मुख्यमंत्री का रिश्तेदार नहीं है, 12 मंत्री हैं उनका कोई रिश्तेदार नहीं है, 71 विधायक है उनका कोई रिश्तेदार नहीं है, कांग्रेस के राज्यसभा लोकसभा मिला के 6 सांसद है उनका कोई रिश्तेदार नहीं है, कांग्रेस के बड़े बड़े निगम अध्यक्षों इनका जो भारी भरकम सूची है लगभग उनमें भी उनका कोई रिश्तेदार नहीं है। उसके बाद भी आरोप का अगर वो मुकाबला नहीं कर रहे तो मेरे समझ से बाहर है। क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि उनको तो खुल के कहना चाहिए कि जो विवादित नाम है वो अधिकारियों के बच्चे हैं, वो विवादित नाम अधिकारियों के बच्चे का है और हमारा नहीं है। और एक नाम आता है राजेंद्र शुक्ल, तो राजेंद्र शुक्ला मंडी अध्यक्ष है, आप उससे बात करोगे तो बोलेगा मैं मंडी सचिव का ट्रांसफ़र नहीं करा सकता, मैं अपने लड़के का सिलेक्शन क्या करा लूँगा, और लड़का मेरिटोरियस है। ये भी सवाल सही है कि क्या केवल इसलिए कि मैं किसी नेता का पुत्र हूँ जिसकी सरकार है, क्या मैं पीएससी परीक्षा नहीं दूँ? क्या मैं पीएससी परीक्षा में केवल इसलिए पीछे हट जाऊं कि मेरे पिता पे आरोप आएगा? तो ये सुपरफिशियल तरीके का मुद्दा है। अच्छा, इसमें याचिकाकर्ता कौन है? याचिकाकर्ता ननकीराम कंवर है, जो बीजेपी के विधायक है, जिन्होंने जनहित याचिका का राजनीतिक उपयोग किया है। लेकिन उसके बावजूद इस नैरेटिव को हैंडल करने में कांग्रेस की मशीनरी सफल नहीं है, ये मैं कह रहा हूँ। सुधीर भाई, अब आने वाले दिनों में जो चुनाव तो और सिलसिला आगे बढ़ेगा, तेज होगा, तब इन मुद्दों पर भी हम बात करेंगे। कांग्रेस और बीजेपी की पूरी सूची सामने आ जाने के बाद भी हम आपसे बात करना चाहेंगे। आपने इस समय हमें अपना कीमती समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। आप यहाँ आए, बात कही मुझसे, उसके लिए आपका धन्यवाद।